अमन ने हाँ कहा और वो नीचे हॉल में आ गया। महिरा वापस रूम में आई और अंबिका के पास जाकर उसके पीछे खड़े हो बोली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, और अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगते हुए बोली अंबिका, आज अगर यह मजबूरी न होती तो हम सभी तुम्हारे लिए बहुत खुश होते। ये सुनकर अंबिका की आंखें नम हो गई और वो महिरा के गले लगकर बोली, अच्छा हुआ नदी, ऐसे ही वक्त पर लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। महिरा ने उसे खुद से दूर किया और हाँ में अपना सिर हिलाकर बोली, अब चलो टाइम कम है हमारे पास। महिरा उसे अपने साथ सीढ़ियों से नीचे लाने लगी तो अदीप के दोस्तों और घर के सभी सर्वेंट उन्हें ही देख रहे थे। अंबिका आज सच में बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों नीचे आए और अमन अंबिका की तरफ आया और उसके पास खड़ा हो बोला, चले। तो अंबिका उसे कंफ्यूजन में देखने लगी तो अमन ने कहा, सॉरी बट सिंघनिया फैमिली में एक रिवाज है जहां दुल्हन को मंडप तक दूल्हे का भाई ही ले जाता है, और अदीप ने मुझे कहा है आपको लाने को। अमन ने ये बोलकर अंबिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, भाभी अब चले। उसने हाँ कहा तभी कोई तीसरा हाथ बीच में आया और उसने अंबिका का हाथ पकड़ लिया। यह देख अमन ने उस शख्स को देखा, वो रियांश था। तो अमन साइड हो गया पर राज ने कहा, ये क्या बदतमीजी है। रियांश ने उसे देखते हुए कहा, वो दोस्त है मेरी, अगर मजबूरी न होती तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं आने देता और इस वक्त में उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता। यह बात सुन उन सभी को गुस्सा आ गया लेकिन किसी ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। फिर रियांश अंबिका को लेकर मेंशन के गार्डन में आने लगा। जब अदीप ने उसे दूर से रियांश के साथ आते देखा तो हैरान हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को ठीक किया और अंबिका को देखने लगा जो पिंक और गोल्डन लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई अप्सरा आसमान से धरती पर उतर आई हो। पिंक लहंगा, उसके ऊपर दो दुपट्टे जिसमें से एक उसने सिर पर ओढ़ा था और दूसरा उसके शोल्डर पर था। हाथों में सुहाग चूड़ा, गले में डायमंड का खूबसूरत सा नेकलेस, उसके साथ मांग टिका, कानों में उसी के साथ के बड़े बड़े इयरिंग्स और नाक में खूबसूरत सी नाथ। आज अंबिका सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदीप अपने सेंस से तब आया जब रियांश ने अंबिका को उसके बगल में बिठाकर उसे एक लुक दिया, फिर सामने की तरफ खड़ा हो गया। जब अदीप ने सामने देखा तो सामने अभिषेक दिव्या भी थे। अब पंडित ने कन्यादान के लिए अंबिका के मोम डैड को बुलाया, तभी वहां संजय जी और रीना जी आ गए और उन्हें देखकर आज अंबिका को लगा कि उसके मोम और डैड वापस आ गए। वो अपने मोम डैड को आज बहुत याद कर रही थी। जब कन्यादान हो गया तो महिरा ने उनका गठबंधन किया। पंडित ने उन्हें फेरों के लिए उठने को कहा और अदीप उठ गया, लेकिन अंबिका अपने लहंगे की वजह से उठ नहीं पाई। तो अदीप ने उसे अपना हाथ दिया और अंबिका उसका हाथ झटक कर खुद ही उठने लगी, जिसमें महिरा ने उसकी हेल्प की और अदीप अपने हाथ को देखने लगा और पंडित भी उठ गए। तभी दादाजी वहां रविश को लेकर आ गए और एक चेयर पर बैठ गए और अंबिका और अदीप को देखकर मन ही मन बहुत खुश भी थे। जैसे ही वो घर आए उन्होंने अदीप के लिए एक सर्वेंट से पूछा तो उसने बताया कि अदीप पीछे गार्डन में है। जब दादाजी यहाँ आए तो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव उनके चेहरे पर थे। उनकी यह खुशी रविश जी से नहीं छुपी और सुबह पर किसी की नज़र लगातार बनी हुई थी, जो गार्डन में सभी से थोड़ा दूर खड़ी होकर शायद किसी को एमएसजी कर रही थी, अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। वही उस टूटी हुई बिल्डिंग में 5 लोग बैठकर अदीप और अंबिका की शादी को लाइव एंजॉय कर रहे थे, जिसमें लवी और आर्य भी थे और सबसे ज्यादा खुश भी वही दोनों थे अपने मोम डैड की शादी से। तभी पंडित जी ने कहा, अब 5वां फेरा पूरा हुआ। दोनों ने अपने 2 फेरे पूरे किए और बैठ गए। तभी मेंशन के बाहर एक कार आकर रुकी और शमिता कार से उतर मेंशन में आकर अदीप के रूम में गई, लेकिन उसे अदीप नहीं मिला। उसने नीचे आकर एक सर्वेंट को पूछा तो उसने गार्डन में है ऐसा बोल दिया। शमिता खुशी से गार्डन की तरफ चल दी, पर जैसे ही वो में आई तो वहां धुआं उठ रहा था और वो जल्दी से उस तरफ चली गई, लेकिन पास जाकर उसके होश उड़ गए क्योंकि उसने देखा अदीप ने अभी अभी अंबिका को मंगलसूत्र पहनाया था। यह देखकर वो गुस्से में जोर से चिल्लाई, अदीप यह सब क्या है। उसे यहाँ देखकर सभी शॉक्ड थे, पर दादाजी और अदीप के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं थे। अदीप ने अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, खुद ही देख लो। यह सुनकर शमिता को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी कुछ घंटों बाद हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। अदीप यह एंगेजमेंट मैंने FICX नहीं की और ना ही मेरे दादाजी ने। फिर तुम कैसे कह सकती हो कि हमारी एंगेजमेंट है। शमिता अब अंबिका को देखकर दांत पीसते हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अंबिका फिर दिव्या को देखकर, दिव्या तुम भी तो अदीप को पसंद करती हो, फिर भी यहाँ हो। दिव्या शांत होकर बोली, मैं अदीप को पसंद करती हूँ, ये बात सच है, लेकिन इसका यह मतलब
नहीं कि वो भी मुझे पसंद करे, और रही बात पसंद की तो क्रश और प्यार में फर्क होता है। वो बस मेरा क्रश है और मेरा प्यार राज है। और उसने राज का हाथ पकड़ लिया। यह सुनकर राज को तो समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसका मन तो ऑफिस की बिल्डिंग पर माइक लेकर जोर जोर से चिल्लाकर दिव्या को आई लव यू बोलने का था। तभी शिवेन ने उसके पास आकर कहा, भाई बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तेरा तो ये वाला हिसाब हो गया, बिना इजहार किए तुझे लड़की मिल गई। कार्तिक, हाँ भाई, बहुत साल पापड़ बेले है तूने इसके लिए। वो सब तो जैसे भूल ही गए कि वहाँ अभी भी शमिता खड़ी है, जो गुस्से से सभी को घूर रही थी। तभी शमिता गुस्से में अदीप और अंबिका को देखकर बोली, इसकी बहुत बड़ी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। फिर अपना पटकते हुए वहां से चली गई। फिर अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही महिरा अंबिका के पास आई और बोली, चलो अंबिका। तभी रींजी वहां आ गई और महिरा को कहा, ऐसे नहीं ले जाते बेटा, अभी दोनों का गठबंधन खुला नहीं है और जब तक इनका गठबंधन नहीं खुलता तब तक दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अंबिका चिढ़कर, मामी जी तो क्या ऐसे ही रहे, साथ साथ घूमे। उसे देखकर मामी जी, नहीं बेटा, बस थोड़ी देर और घर के अंदर चलो, फिर इसे ही खुलवाते हैं। यह सुनकर अंबिका को थोड़ा अच्छा लगा। फिर महिरा ने अंबिका को पकड़ा, क्योंकि अंबिका अपने लहंगे की वजह से चल नहीं पा रही थी। उसका लहंगा काफी हैवी था। अदीप आगे चल रहा था। महिरा अंबिका को लेकर थोड़ा पीछे रह गई। अदीप पहले अंदर घुसने को हुआ तो रविश दादाजी ने अदीप को रोक दिया और उसे मेन गेट से आने को बोला, ये कहकर कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है, बहू का गृह प्रवेश होगा तो तुम उसे लेकर मेन गेट से आ जाओ। मैं आपको बता देती हूँ कि अदीप के मेंशन में 2 दरवाजे हैं, एक मेन गेट है और दूसरा जो गार्डन की तरफ खुलता है, और उसी तरफ स्विमिंग पूल भी है। अदीप अब अंबिका का हाथ पकड़ लेता है और उसे मेन गेट की तरफ ले जाने लगता है। अंबिका उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अदीप उसे नहीं छोड़ता और उसे जल्दी से लाकर मेन गेट के सामने खड़ा कर देता है। यह देख अंबिका उस पर चिल्लाकर बोली, तुम्हें तमीज नहीं है, मैं गिर जाती तो। तभी महिरा भी जल्दी से वहां आ गई और उसकी तरफ देखकर तो वो बस यही बोल पाई। तभी अदीप उसकी बात इग्नोर करके गिरी तो नहीं न अंबिका गुस्से से तुम। तभी डोर पर रविश दादाजी आ जाते हैं। उन्हें देखकर अंबिका चुप हो गई। अदीप के दादाजी भी वही रविश दादाजी के पीछे ही खड़े थे। दादाजी ने कहा, कितने सालों बाद इस घर में घर की बहू आई है तो उसका गृह प्रवेश जरूरी था। यह देख अंबिका में आंखें नम हो गई। रविश दादाजी ने अंबिका और अदीप की आरती की और उन्हें तिलक लगाया और दोनों को अंदर आने का इशारा किया। उन्होंने अंबिका से गेट के दोनों तरफ हल्दी के छापे लगवाए। फिर अंबिका अदीप के साथ अंदर आ गई। दोनों ने अंदर आकर दोनों दादाजी के पैर छुए और दोनों ने ही अंबिका को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। महिरा भी उनके पीछे ही अंदर आ गई। तभी डोर से कोई अंदर आया और कहा, अंबिका। अंबिका ने पीछे देखा तो अयान था। अंबिका उसके पास जाने को हुई तो गठबंधन की वजह नहीं जा सकी। तभी अदीप ने उसे अपना गले में पहना हुआ साफा दे दिया, जिससे दोनों का गठबंधन था। अंबिका उसे हाथ में पकड़कर अयान के साथ थोड़ा साइड में आ गई और दोनों बात करने लगे। तभी सुभी के मोबाइल पर कॉल आया और वो अपना मोबाइल लेकर गार्डन में आ गई और किसी से बात करने लगी। उसे उसके बॉस ने कुछ कहा और उसने यस बॉस बोलकर फोन रख दिया और मुड़ कर जाने लगी तो किसी से टकरा गई। जब उसने उस शख्स को देखा तो उसकी आंखें देखकर उसके हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। अदीप ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से लगाकर जमीन से 3 से 4 फुट ऊपर उठा दिया। सुभी अदीप के ऐसे पकड़ने से अपने हाथ पैर मारने लगी और बुरी तरह फड़फड़ने लगी। अमन ने कहा, छोड़ दो उसे, मर जाएगी वो। लेकिन अदीप बहुत गुस्से में था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसका सुभी को छोड़ने का कोई इरादा है। तभी वहां महिरा आ गई और उसने अधिक को पीछे खींचा, जिससे उसकी पकड़ शुभी से छूट गई और वो नीचे गिरकर बुरी तरह खसने लगी। तो अमन ने उसे पानी लाकर पिलाया और महिरा ने उसके पास आकर कहा, क्यों किया तुमने ये? शुभी, अंबिका तो तुम्हारी बहन है और आर्य और लवी वो उसके बच्चे हैं। शुभी बहुत मुश्किल सांस ले पा रही थी। वो ऐसे ही बोली, मैंने को क्यूसी इन हाय की या मैंने कुछ नहीं किया। अदीप चिल्लाकर, फिर किसने किया? उसके ऐसे चिल्लाने से शुभी डर गई और बोली, जीजू मैंने सच में कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। अदीप तंज भरे लहजे में, यकीन हूँ वो भी तुम्हारा? हाँ। अब अदीप से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने शिवेन से अपनी गन मांगी और शुभी की गर्दन पर लगाकर कहा, जल्दी बोलो। अदीप के ऐसा करते ही
शुभी के साथ महिरा भी डर गई। अधीप, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, फिर मुझे उसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। शुभी, जल्दी से बताती हूँ। शुभी ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। उस दिन मैं अपने कॉलेज से घर जा रही थी। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि राजीव ने मुझे उस दिन प्रपोज किया तो मैंने उसे डांट दिया। मुझे पता था वो एक मवाली टाइप का लड़का है। अब मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कहीं वो राजीव अपना बदला लेने के लिए कुछ गलत न कर दे। तभी मेरा फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। मैं डर गई और फोन नहीं उठाया, लेकिन फोन दोबारा रिंग हुआ और मैंने डरते हुए फोन उठा लिया। उधर से किसी आदमी ने कहा, अगर चाहती हो कि वो गुंडा तुम्हें दोबारा परेशान न करे तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं डर गई। मैंने कहा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी और फोन काट दिया। मेरे फोन पर दोबारा उसी नंबर से 5 बार कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। दूसरे दिन जब मैं घर पहुंची तो मोम मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने राजीव को क्यों डांटा। मुझे मोम की बात सुनकर बुरा लगा। मैंने अपने रूम में आकर उसी नंबर पर कॉल कर दिया और उसे कहा, आप कल कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा, लेकिन काम बहुत सावधानी से करना होगा क्योंकि दी के साथ आप थे। उन्होंने मुझे आपसे बच कर रहने को कहा। जब मैंने दी का नाम सुना तो शोकड़ हो गई क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से दी से नहीं मिले थी और तभी मुझे दी के बच्चों के बारे में पता चला। अमन और भाभी की बहन होने के बाद भी तुम भाभी से नहीं मिली। शुभी, हाँ, उसका रीजन मेरे डैड थे, यह उनकी वजह से हुआ। राज, ऐसा क्या किया तुम्हारे डैड ने कि भाभी के डैड ने उनसे बात करना ही छोड़ दिया? हम सब जॉइंट फैमिली में ही रहा करते थे। मेरे डैड बड़े पापा के साथ ही ऑफिस जाते थे। मेरी मोम एक अनाथ लड़की थी और इस बात की कमी कभी किसी ने मेरी मोम को नहीं होने दी। यहाँ तक मेरी मोम को अंबिका दी की नानी अपनी छोटी बेटी की ही तरह रखती थी। 12 साल पहले जब नानी बीमार हुई, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी, तो बड़ी मोम अंबिका दी को भी अपने साथ ले गई क्योंकि दी में नानी की जान बसती थी और इसलिए बड़े पापा ने नानी के ऑपरेशन के लिए मेरे डैड को 10 लाख रुपए दिए जो उन्होंने उस लेडी को दे दिए, जिससे उनका अफेयर था। ऑपरेशन टाइम पर न होने से नानी की जान चली गई, जिसका दुख हम सभी को हुआ और बड़े पापा को मेरे डैड पर बहुत गुस्सा आया। और जब बड़े पापा ने डैड को पैसों के बारे में पूछा तो उन्होंने उल्टा बड़े पापा से बदतमीजी की। उस वक्त डैड बड़े पापा को बहुत कुछ बोल कर चले गए। 2 दिन बाद जब बड़े पापा बड़ी मोम को लेने चले गए तो मेरे डैड घर आ गए और मेरी मोम से झगड़ने लगे। घर में दादी, मैं और मोम ही थे। डैड मेरी मोम का हाथ खींचकर घर से बाहर ले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वो हमें इस घर में नहीं रहने देंगे क्योंकि यह सब बड़े पापा ने बनाया है। वो मेरी मोम को नीचे हॉल में खींच कर ले आए। मैं दादी के साथ उनके रूम में थी। जब हमें मोम के चिल्लाने की आवाजें सुनी तो रूम से बाहर आ गए और देखा तो डैड मेरी मोम को खींचकर घर से चलने को बोल रहे थे। मेरी मोम 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। जब दादी ने उन्हें इस तरह देखा तो डैड पर चिल्लाई, देव ये तुम क्या कर रहे हो? पर डैड ने दादी को इग्नोर कर दिया। जब दादी मेरी मोम का हाथ डैड से छुड़ाने गई तो डैड ने दादी को धक्का दे दिया जिससे वो गिरने वाली थी। तभी दादी को बड़ी मोम और दी ने पकड़ लिया और बड़े पापा ने डैड की इस हरकत पर उन्हें एक जोर से थप्पड़ मार दिया। इस गुस्से में डैड ने बड़े पापा को बहुत गंद बोला, जिस मोम मुझे लेकर डैड के साथ वहां से आ गई और बड़े पापा ने डैड के साथ मुझे और मोम को जाने भी दिया। राज, ऐसा क्या बोला तुम्हारे डैड ने? उन्होंने कहा कि तुम मेरी वेफ को अपने पास क्यों रखना चाहते हो? कहीं जो इसके पेट में बच्चा है वो तुम्हारा तो नहीं है? कहीं तुम्हारी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? मेरी वेफ पा। यह सुनकर बड़े पापा तो वही स्तब्ध रह गए और बड़ी मोम, जिनको मैंने कभी दी से भी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा, उस दिन मैंने उनका गुस्सा देखा जब उन्होंने मेरे डैड को बोला, अभी निकलो मेरे घर से, अब अगर वो यहाँ रुके तो पता नहीं वो क्या करेगी। और उस दिन के बाद बड़ी मोम ने हमसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैं और दी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हम वही मिल भी लिया करते थे, लेकिन डैड को वो भी मंजूर नहीं था। जब दी को पता चला कि मेरा भाई आया है तो वो उसके लिए कपड़े, गिफ्ट्स, बहुत सी चीजें लाई और दी के आने के कुछ देर बाद डैड भी आ गए। डैड ने हमेशा मुझसे ज्यादा दी को प्यार किया, लेकिन पता नहीं उस दिन डैड को क्या हुआ और उन्होंने दी पर भी चिल्लाकर कहा, लेकर जाओ अपने बाप की ये दौलत यहाँ से। उनके चिल्लाने से दी डर गई और बोली, चाचू मैंने क्या किया है? आपका झगड़ा तो डैड से है, इसमें मेरी क्या गलती? तो डैड ने दी पर चिल्लाकर कहा, आज के बाद तुम यहाँ आई तो मैं तुमसे नहीं उससे बात करूंगा। उस दिन के बाद बड़े पापा ने दी का स्कूल बदल दिया। मैं और दी जब से अब मिले रहे हैं
जब बड़े पापा मोम और दादी की न्यूज़ आई तो मेरे डैड पता नहीं क्यों बहुत खुश थे। मैं और मोम ये सुनकर बहुत दुखी हुए, हमें बहुत बुरा लगा। अमन अब कहाँ है तुम्हारे डैड? शुभी, मेरे डैड की 4 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अदीप गुस्से से हो गया। तुम्हारा फैमिली पुराण, अब मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताओ, कौन है जिसने तुम्हें ये सब करने को बोला था? शुभी, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिली नहीं उससे। अदीप, तो तुमने उसे बिना देखे ही मेरे बच्चे उसे ले जाने दिए? शुभी, मैं सच बोल रही हूँ जीजू, मुझे नहीं पता वो कौन है। तभी अदीप के फोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आया। अदीप ने किडनैपर का समझकर उठा लिया और उधर से एक भारी आवाज आई, अदीप क्यों परेशान कर रहे हो शुभी को? अदीप गुस्से से, कौन हो तुम? अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। उधर से अदीप, शांत हो जाओ, तुम्हें लवी और आर्य मिल जाएंगे। शुभी को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। और रही बच्चों की बात तो आज शाम 4:30 बजे आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस MSG कर दूंगा। और कोई होशियारी नहीं, मैंने बच्चों को कुछ नहीं किया, जैसे वो तुम्हारे पास रहते मैंने उन्हें वैसे ही रखा है, कोई तकलीफ नहीं दी बच्चों को। अदीप ने फोन रखा और अपने दोस्तों के साथ अंदर आ गया। जब उसने अंबिका की तरफ देखा तो अयान और अंबिका अभी भी बात ही कर रहे थे। अयान, अंबिका, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बच्चों के साथ इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं। अंबिका, अयान, तुम्हें पता कैसे चला? अयान, जब मैं मल्होत्रा मेंशन आया तो मुझे मोहन काका ने बोला कि तुम महिरा के साथ सिंघनिया मेंशन सुबह ही आ गई थी और बाकी सब अभी कुछ देर पहले ही निकले हैं। और तुम्हें याद है मैंने कल रात जब तुम्हें फोन किया तब फोन तुमने नहीं महिरा ने उठाया और कहा कि तुम अपना फोन घर ही भूल गई, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम कभी भी अपना फोन घर नहीं छोड़कर नहीं जाती, फिर चाहे तुम्हारे फोन की बैटरी 10% क्यों न बची हो। जानती हूँ, लेकिन यह नहीं जानती थी कि तुम मेरी इतनी छोटी सी बात भी याद रखोगे और मेरा ऐसे झूठ पकड़ा जाएगा। अयान, बच्चों का कुछ पता चला? अंबिका, अभी नहीं। अयान, तभी रींजी, लाड़ो चलो बेटा, तुम्हारा गठबंधन भी खोल ले। तभी अदीप के फोन पर MSG आता है और अदीप, नहीं मामी जी, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, मैं अभी आता हूँ। ने अपने रूम में आकर कपड़े चेंज किए और तभी महिरा भी को लेकर अदीप के रूम में आ गई और उसके कपड़े लाकर उसे दे दिए, फिर रूम से बाहर चली गई। अदीप ने एक नज़र अंबिका को देखा तो अंबिका जल्दी से बोली, बच्चों का कुछ पता चला? अदीप, नहीं। अंबिका, कैसा किडनैपर है? यह चाहता क्या है हमसे? अब तो हमने शादी भी कर ली फिर भी। अदीप, MSG आया है किडनैपर का, उसने मुझे 4:30 बजे हाईवे के बाहर जंगल के सुनसान जगह पर बुलाया है, वही वो मुझे बच्चों को देगा। तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा बच्चों को। अंबिका, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अदीप, नहीं, बच्चों को मैं अकेले लेने जाऊंगा। अंबिका, नहीं अदीप, मैं भी जाऊंगी, मैंने 3 दिन से बच्चों को नहीं देखा। अदीप थोड़ा गुस्से से, तुम समझती क्यों नहीं हो वहाँ खतरा है और उस किडनैपर ने मुझे अकेले आने को बोला है, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। अंबिका, मैं कुछ नहीं जानती, मैं चलूंगी, मतलब चलूंगी। अदीप, ठीक है अंबिका, मैं अभी आई चेंज करके, लेकिन इस गठबंधन का क्या करूं, यह अभी खुला नहीं है। अदीप, तुम्हारा दुपट्टा और इस साफे को साथ रख दो, बाद में देख लेंगे। अंबिका ने अपना दुपट्टा निकला। अब अंबिका बिना दुपट्टे के थी, उसके सिर में जुड़े पर गुलाब के फूल लगे थे, उसे ऐसे देखकर तो जैसे खो गया था अंबिका की खूबसूरती में। अब अंबिका ने पहले अपने ईयररिंग उतरे, फिर नाक से नथ। अब अंबिका अपने जुड़े से पिन निकालने लगी। अदीप की उससे नजर नहीं हट रही थी और अंबिका अपने जुड़े से स्ट्रगल कर रही थी। आखिर में अंबिका ने अपना जुड़ा खोल ही लिया, फिर अपना मांग टोक निकलकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और उसके बाद अपना नेकलेस निकलने लगी तो उसकी नजर अपने मंगलसूत्र पर गई। फिर उसने अपने सिर को झटका और जल्दी से अपना नेकलेस निकला और अपने बालों का जुदा बना अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अदीप उसे बाथरूम में जाने तक देखता रहा, लेकिन अंबिका का मंगलसूत्र को देखकर सिर झटकना उसे अच्छा नहीं लगा और उसे गुस्सा आ गया। जब अंबिका बाथरूम से चेंज करके आई तो अब की बार अदीप ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। अदीप ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा और बेडरूम से बाहर आ गया। उसके पीछे अंबिका भी आ गई। जब सभी ने उन दोनों को नीचे आते देखा तो सभी काउच पर से उठ गए। दादाजी, कहाँ जा रहे हो बेटा? अदीप, दादाजी, किडनैपर का कॉल आया था। दादाजी थोड़ा गुस्से से, कौन है वो? अदीप, शांत हो जाए दादाजी, बस एक बार मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए, फिर चाहे वो किडनैपर कहीं भी छुपा हो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। कार्तिक भाई, हम भी चलते हैं आपके साथ। अदीप, नहीं, उसने मुझे अकेले आने को बोला है, मैं बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकता। शिवेन, तो हम वही रहेंगे, लेकिन छुप कर। अमन, तुम्हें क्या लगता है वो किडनैपर कोई बेवकूफ है
जो उसने बच्चों का पता भी लगा लिया और अदीप के बारे में जानते हुए भी बच्चों को उठाने की हिम्मत की, जबकि वो अच्छे से जानता है कि अगर अदीप ने उसको एक बार ढूंढ लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राज, लेकिन उस किडनैपर को पकड़ेंगे कैसे? अदीप, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं देख लूंगा। अब मुझे जाना होगा। मामी जी, लाडो तुम कहाँ जा रही हो? मामी जी, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। दादाजी, लेकिन बेटा तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। अंबिका, मुझे नहीं पता क्या ठीक है और क्या गलत, लेकिन मैं जाऊंगी। अंबिका की बात सुनकर सभी चुप हो गए और अंबिका अदीप के पीछे चल दी। दोनों कार में बैठे अदीप ने कार स्टार्ट की और चल दिया हाईवे की तरफ। सिंघनिया मेंशन से हाईवे पहुंचने में 40 मिनट लगते थे और अदीप को कार वहां लाने में सिर्फ 20 मिनट लगे। उसने जंगल के उस जगह कार लाकर खड़ी की जहां की लोकेशन उसे भेजी गई थी। अदीप ने कार साइड में लगाई और अंबिका को कार से बाहर न आने का बोलकर खुद बाहर निकलकर किडनैपर का इंतजार करने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने नंबर देखकर उठा लिया और उधर से आवाज आई, क्या तुम पहुंच गए? अदीप, हाँ। किडनैपर, अपनी कार 10 से 15 कदम आगे राइट साइड पर एक कट, तुम उधर उस कट के थोड़ा अंदर आ जाओ। अदीप अपनी कार में बैठा तो अंबिका ने कहा, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे हैं? और मेरे बच्चे? अदीप, चुप रहो, कहीं नहीं जा रहे, हम बच्चों के पास ही जा रहे हैं। यह सुनकर अंबिका चुप हो गई। अदीप ने कार को राइट से टर्न किया और कार को थोड़ा अंदर ले आया, तकरीबन 20 कदम की दूरी पर, और कार रोककर बाहर निकल गया और इधर उधर देखने लगा। 5 मिनट इंतजार करने के बाद उस टी पॉइंट पर एक बाइक आकर रुकी और उस पर 2 आदमी आर्य और लवी को लेकर आए और बाइक से उतार कर चले गए। अदीप ने बाइक की आवाज सुनी और बच्चों की तरफ भागा। यह देख अंबिका भी कार से उतरकर बच्चों की तरफ भागी, लेकिन तभी 2 और ब्लैक वैन अचानक से वहां आ गई और एक बच्चों के पास आकर रुकी। उसका डोर खुला और जैसे ही उस वैन से 2 आदमी बच्चों को उठने के लिए बाहर आए, तभी वो बाइक पलक झपकते ही वहां दोबारा आ गई और बाइक के उन 2 लोगों ने आर्य और लवी को गोद में उठा लिया। फिर बाइक तेजी से वहां से निकल गई। यह देखकर अदीप और अंबिका दोनों ही बस उस खाली रोड को देख रहे थे जहां अभी बच्चे खड़े थे, लेकिन तभी जहां अदीप की गाड़ी खड़ी थी उनके आसपास झाड़ियों से 20 से 25 लोग निकले और सभी के हाथों में गन्स थी। बाहर आते ही उन लोगों ने वैन के लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह देखकर अदीप ने अंबिका को अपने तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया, फिर उसे लेकर साइड हो गया। अंबिका ने अपना फेस डर से अदीप के सीने में छुपा लिया, लेकिन अदीप उन लोगों को देख रहा था जो फायरिंग कर रहे थे। उसने नोटिस किया कि बाइक वाले और वो लोग एक जैसे ही कपड़ों में थे और उनके जैकेट पर एक ऑरेंज कलर का कोई मार्क है। जब वैन के सभी लोग मारे गए और वैन में कुछ 3 लोग ही बचे थे तो दोनों वैन वहां से जल्दी से चली गई और उनके जाते ही 4 ब्लैक ऑडी आकर रुकी, जिनमें वो लोग भी बैठ कर निकल गए और उनके जाते ही वो बाइक फिर आई और बच्चों को वहां लेकर खड़े हो गई। और जैसे ही अदीप और अंबिका ने बाइक की आवाज सुनी तो दोनों फिर से बच्चों की तरफ चल दिए और जैसे ही कोई 5 कदम दूर थे कि बाइक बच्चों को छोड़कर चली गई। अदीप बस उन बाइक सवारों को देखते ही रह गया, जिससे उसकी नजर फिर से उस मार्ग पर गई और अंबिका ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। फिर अदीप ने भी नीचे बैठकर दोनों बच्चों को हग किया तो दोनों खुश हो गए और खुशी से अदीप को हग किया। अदीप ने उन्हें खुद से अलग कर पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? दोनों ने कहा, हाँ डैड, हम ठीक है। अंबिका, उस किडनैपर ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? आर्य, ओहो मम्मा, आप खुद ही देख लो हम ठीक है या नहीं। यह सुनकर अंबिका ने आर्य को गले लगा लिया और उसके फॉरहेड पर किस कर बोली, अब चलो घर चलते हैं। लवी, अरे पहले यह तो बता दो हम जा किसके घर रहे हैं? अदीप, आप अपने घर जा रहे हो? आर्य, अपने घर? वो तो मनाली में है। अदीप मुस्कुरा कर चलो। अंबिका दोनों बच्चों के साथ पीछे बैठ गई और अदीप कार ड्राइव करने लगा। रास्ते में बच्चे कुछ न कुछ ऐसा बोलते जिससे अदीप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन अदीप के दिमाग में वो मार्क घूम रहा था। ऐसे ही बच्चों की बातों और अदीप की सोच में अदीप की कार सिंघनिया मेंशन आ गई। उस वक्त शाम के 7 बजे थे। कार की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग जल्दी से बाहर आ गए और जैसे ही आर्य कार से उतरा तो महिरा ने उसे हग कर लिया और सभी के सवालों की बारिश आर्य पर हो गई। दूसरी साइड से लवी भी उतर गई। लवी जल्दी से सबके पास आकर बोली, मुझे तो सब भूल ही गए। यह देखकर अयान ने लवी को हग कर लिया और लवी खुशी से, मिस्टर हैंडसम आप कब आए? अयान लवी को बोला, पहले आप बताओ आप कैसे हो? लवी, मैं तो ठीक हूँ। तभी दिव्या महिरा से, अरे अब इसे छोड़ भी दो, मुझे भी मिलना है। दिव्या ने आर्य से कहा है। लिटिल हैंडसम कैसे हो? आर्य, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरे बिना इतने दिन कैसे निकाले? कार्तिक, राज से यार तूने इसके लिए इतने सालों पापड़ बेले और ये छोटा अदीप लगता है, इसे एक दिन में तुझसे दूर कर
देगा, और वैसे भी उस बड़े अधीब की वजह से ये तुझसे दूर रही थी। राज ने कार्तिक को घूर कर देखा और कहा, वो एक बच्चा है। ये सुनकर कार्तिक जल्दी से बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। राज आर्य के पास आकर, बेटा कैसे हो आप? आर्य, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सुनकर सभी हंस दिए और राज बस आर्य को देखता रह गया। सभी अंदर आ गए। अंदर हॉल में दादाजी और रविश दादाजी थे। जैसे ही सभी अंदर आए तो बच्चे दादाजी को देखकर जल्दी से उनके पास चले गए और दादाजी ने उन्हें प्यार से गले लगाकर कहा, कैसे हो मेरे बच्चों? आर्य और लवी, हम ठीक है। दादाजी। अधीप अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रुक गया। अधीप अपने सभी दोस्तों के साथ बाहर रुक गया और उन्हें अपने मोबाइल में उस मार्क की दिखाई। फिर जो भी जंगल में हुआ उसने सब उन्हें बता दिया। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। तभी शिवेन, ये कैसे हो सकता है भाई? इस गैंग को खत्म हुए तो 35 साल हो चुके हैं, और अगर इस गैंग का लीडर अभी जिंदा भी है तो अभी तक बूढ़ा हो चुका होगा, तो ये गैंग फिर से कैसे आ सकती है? और इसका आपसे क्या लेना है कि इसने बच्चों को क्यों उठाया? अधीप कुछ सोचते हुए, पता नहीं। और उसने जग्गा को कॉल कर उसे कहा, मैंने अभी तुम्हें एक पिक्चर भेजी है, मुझे इस गैंग के बारे में कल तक सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जग्गा, ओके बॉस। यह बोलकर अधीप और उसके दोस्त अंदर आ गए। अधीप दादाजी के पास आकर, दादाजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दादाजी अधीप को देखकर, ठीक है चलो। दादाजी रविश दादाजी के साथ स्टडी रूम में आ गए। उनके पीछे अधीप भी आ गया और सब बस उन्हें जाते हुए ही देख रहे थे और सभी से अलग संजय जी के चेहरे पर टेंशन दिख रहा था। स्टडी रूम में अधीप ने आज जो कुछ भी वहाँ हुआ वह बता दिया और साथ ही अपने मोबाइल में वह मार्क भी दिखा दिया। उस मार्क को देखकर दादाजी और रविश दादाजी हैरान हो गए। तो अधीप ने उन्हें पूछा, क्या हुआ दादाजी? ऐसा क्या है इस मार्क में कि आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? तो रविश दादाजी ने उसे वो बताया, जिसे सुनकर अधीप शॉक्ड हो गया। अधीप, लेकिन अब इस नाम को कौन यूज कर रहा है? और उसने सिर्फ मेरी और अंबिका की शादी के लिए यह क्यों किया? उसका मकसद सिर्फ शादी तो नहीं होगा, कुछ तो छुटा है हमसे। दादाजी, चिंता मत करो बेटा, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम फिजूल की टेंशन मत लो। और रही बात दुश्मनी की, तो तब तक किसी से मत करो जब तक कोई आगे से तुम्हारा कुछ ना बिगड़े। और अब जाओ, थोड़ा बच्चों के साथ रहो तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अधीप ओके बोलकर वहां से बाहर आ गया और अधीप के जाते ही, गजेंद्र जी, रविश तुम पता करो क्या छूट गया हमसे इतने सालों में और कौन कर रहा है यह सब? कहीं जो हम सोच रहे हैं वो सच तो नहीं? और अगर सच में वो वापस आ गया है तो हमारे लिए इस से ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। उधर एक बंद कंपनी में, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया है, उधर एक आदमी जिसके सामने वही वैन वाले 3 लोग खड़े थे। वो आदमी उनमें से एक जो आगे खड़ा था, बाकी 2 उसके पीछे। जो आगे खड़ा था उसे उस आदमी ने जोर से थप्पड़ मारकर कहा, तुम सब निकम्मे हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें ये काम देकर। उस दिन भी कोई तुम्हारी आंखों के सामने से उन बच्चों को ले गया और आज भी वैसा ही हुआ। पहले वो सिंघनिया क्या कम थे जो अब ये नया दुश्मन आ गया हमारा? तभी कोई उसके पीछे से आते हुए, डेड रिलैक्स, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं न, मैं देख लूंगा उस अधीप सिंघनिया को। और वैसे भी मुझे उससे एक पुराना हिसाब भी पूरा करना है, और अब हमारे साथ कोई और भी है। वो आदमी कौन बेटा? डेड, वो आपको वक्त आने पर पता चल जाएगा, अभी आप रिलैक्स करो। ठीक है बेटा। उसके बाद वो डेड बेटे वहां से चले गए और उस टूटी हुई बिल्डिंग में बॉस सतीश, ये सब कैसे हुआ और अचानक वो लोग कहाँ से आए? वो तो शुक्र मनाओ कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ। उस दिन भी वो लोग बच्चों को उठाने आए थे, अगर हमारे आदमी टाइम पर नहीं पहुंचते तो उस दिन भी बच्चे हमें नहीं उन्हें मिलते, और आज भी। लेकिन उन्हें पता कैसे चल गया कि हमने अधीप को कहाँ बुलाया है? सतीश, पता नहीं बॉस, हमने पता करने की कोशिश की लेकिन हमारे कुछ भी हाथ नहीं लगा। ठीक है, जब तक उन लोगों का पता नहीं चल जाता तब तक सिंघनिया मेंशन के बाहर हमारे आदमी लगा दो, और ध्यान से, अधीप को शक न हो, उन सभी में से किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सतीश ओके बॉस बोलकर सतीश चला गया। इधर रयचंद मेंशन में जब वेद रयचंद अंदर आए तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां बस एक ही लाइट जल रही थी, बाकी सब बंद थी। ये देखकर मिस्टर रयचंद को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने एक सर्वेंट से शमिता के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने ऊपर उसके बेडरूम में होने का बोल दिया। और मिस्टर रयचंद को ये सुनकर बहुत अजीब लगा कि शमिता अपनी एंगेजमेंट के दिन रूम में क्या कर रही है, और वो उसके रूम की तरफ चल दिए। जब वो रूम में पहुंचे तो उन्होंने शमिता को पूरी तरह नशे में धुत देखा, जो अपने डेड के आने से डोर की तरफ देखने लगी। और उसके डेड ने जब शमिता को ऐसे देखा तो वो थोड़ा गुस्से से बोले, शमिता ये सब क्या है? आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम इस वक्त सिंघनिया मेंशन की वजह यहाँ ऐसे पड़ी हो? उनकी बात सुन
कर शमिता ने कहा, कौन सी एंगेजमेंट डेट? अब कोई एंगेजमेंट नहीं होगी मिस्टर रयचंद, यह तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो शमिता? हाँ डेढ़ में होश में ही बोल रही हूँ। अदीप ने तो आज ही किसी और से शादी कर ली। ये सुनकर मिस्टर रयचंद, लेकिन अदीप ऐसे कैसे कर सकता है? हाँ डेढ़ में सच बोल रही हूँ। अदीप ने मुझे छोड़कर उस 2 टके की लड़की अंबिका सिंह से शादी कर ली और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी। यह बोलकर शमिता जोर जोर से रोने लगी और उसके डैड ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, शांत हो जाओ बेटा, सोचो अदीप तुम्हारा कभी था ही नहीं। क्या? शांत हो जाओ बेटा, सोचो अदीप तुम्हारा था ही नहीं। ऐसे कैसे सोच लूं डैड? मैंने अदीप को पिछले 15 सालों से पसंद किया है और तभी से आपने और अदीप के दादाजी ने भी यही चाहा था कि मेरी शादी अदीप से हो, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसे भूल जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर रयचंद। देखो बेटा, अभी तुम गुस्से में हो, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तब आराम से सोचना कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं रोना और जाकर आराम करो। मिस्टर रयचंद ने उसे काउच से उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर सहलाने लगे। थोड़ी देर में शमिता को नींद आ गई और मिस्टर रयचंद उसे ब्लैंकेट कवर कर दिया और खुद उसके रूम से बाहर नीचे हॉल में आ गए। सिंघानिया मेंशन। जब अदीप स्टडी रूम से बाहर आया तो उसे हॉल में सभी बैठे थे। रियांश और अभिषेक बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी अदीप भी वहां सभी के साथ बैठ गया और कुछ देर बाद सर्वेंट ने डिनर टेबल पर लगा दिया और सभी को डिनर के लिए बोला। अदीप ने एक सर्वेंट को एसटीडीवाई रूम से दादाजी को बुलाने के लिए बोला, लेकिन दादाजी खुद ही बाहर आ गए और अपनी चेयर पर आकर बैठ गए। सभी के लिए डाइनिंग टेबल छोटी पड़ गई। तभी शिवेन और अभिषेक एक दूसरा टेबल लाए और उसे डाइनिंग टेबल के साथ जॉइंट किया। फिर सभी बैठ गए सिर्फ रियांश को छोड़कर। जब अंबिका ने रियांश को ऐसे देखा तो उसे भी डिनर के लिए कहा, लेकिन रियांश ने मना कर दिया और उसने महिरा को भी जल्दी डिनर करने को कहा। तो अंबिका उससे बोली, क्या दी को भी तुम अपने साथ ले जा रहे हो? तो रियांश ने हाँ कहा और सर्वेंट ने सभी को डिनर सर्व किया। फिर सभी डिनर करने लगे। डिनर के बाद सभी अपने अपने घर जाने के लिए कहने लगे, जिसमें मामाजी, रियांश और अभिषेक थे। लेकिन अंबिका ने कहा, रियांश तुम्हारा और दी का जाना जरूरी है तो तुम जाओ, लेकिन दी आप कल आओगे न? रियांश, लेकिन ये कल आकर क्या करेगी? नहीं, हम संडे को आएंगे। ओके। अंबिका ने रियांश को एक लुक दिया और रियांश हंस दिया। फिर दोनों ने आर्य और लवी के गाल पर किस किया और उन्हें गुड नाइट बोलकर बाहर निकल गए। फिर मामाजी भी कहने लगे, अंबिका बेटा अपना ध्यान रखना और जब भी मन करे तो आ जाना अपने घर। तभी अंबिका, आप कहाँ चले? आज तो रोक जाइए, कल चले जाना। नहीं बेटा, हम भी संडे को ही आएंगे। फिर अभिषेक ने दिव्या हाथ पकड़कर अंबिका के पास आते हुए कहा, हम भी चलते हैं। जिसे सुनकर राज उदास हो गया और अंबिका ने राज को एक नजर देखा। फिर अभिषेक से कहा, अब दिव्या को कहाँ ले जा रहे हो? कम से कम उसे तो छोड़ दो, मेरे पास शुभी के अलावा और कोई नहीं है मेरे पास। यह सुनकर राज तो एक्साइटमेंट में उछल पड़ा और अंबिका को देखते हुए कहा, ये हुई न मिसेस सिंघनिया वाली बात। यह सुनकर घर के सभी लोग राज को देखने लगे और दिव्या इधर उधर देखने लगी। फिर सभी हंस दिए। तो अभिषेक ने राज के पास आकर कहा, मैं इसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़कर जा रहा हूँ। तो राज ये सुनकर बोला, डोंट वरी यार, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। फिर अभिषेक ने आर्य और लवी को गाल पर किस किया और मेंशन से बाहर आ गया और उसके पीछे सभी आ गए। अभिषेक अपनी कार में बैठकर अपने घर की निकल गया। महिरा ने अंबिका को हग किया और दोनों आहूजा मेंशन के लिए निकल गए। फिर मामी जी ने अंबिका को गले लगाया और फिर आर्य और लवी के प्यार से गालों पर हाथ फेर कर वो दोनों भी निकल गए। तभी अयान का फोन रिंग हुआ। उसने अपने फोन को देखा तो उसकी मोम सीमा जी का वीडियो कॉल था। उसने कॉल उठा लिया। सीमा जी, अयान से, वह बेटा हमने आपको कहा था वहां पहुंचते ही हमारी अंबिका से बात करवा देना। बहुत दिन हो गए हमें उससे बात किए, लेकिन आप खुद ही वहां गुम हो गए। यह सुनकर अयान ने अपने फोन की स्क्रीन आर्य और लवी की तरफ घुमा दी। लवी, अरे दादी आप कितना बोलते हो, मेरा तो सिर ही दर्द कर दिया। पता नहीं बेचर हमारे दादू, उनका क्या हाल होता होगा। वीर जी सही कह रही है आप प्रिंसेस, आपकी दादी हमें बहुत परेशान करती है। आर्य, अरे दादू आपको क्या लगता है, क्या हम पागल है? हमें भी पता है कि कौन किसी कितना परेशान करता है। वीर जी, प्रिंसेस हमें आपकी बहुत याद आती है, आप कब आएंगे हमसे मिलने? आर्य, दादू अब तो हम अपने डैड और बड़े दादू के पास रहेंगे और हमें नहीं लगता कि अब हम मनाली आ भी पाएंगे। वीर जी, पर वो क्यों? आर्य, अरे अब आप ही बताओ, अभी मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं अपने डैड की जगह ऑफिस जाने लगूंगा और अब मुझे नहीं लगता कि मुझे टाइम मिलेगा आपसे मिलने के लिए। अब
आपको जब भी मुझे मिलना हो तो बस एक अपॉइंटमेंट ले लेना और कह देना मुझे आर्य से मिलना है। आर्य की बातों पर यहाँ सभी और उधर वीरजी और सीमाजी दोनों ही हंस दिए। कुछ देर बाद फोन अंबिका ने ले लिया और सीमाजी अंबिका की मांग में सिंदूर और उसका मंगलसूत्र देखकर हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहना सही नहीं समझा। कुछ देर हाल चाल पूछने के बाद कॉल कट गया और अयान बच्चों को बाय बोलकर वहां से अपनी कार में बैठकर निकल गया। आर्य को कार्तिक ने और लवी को राज ने अपनी गोद में लिया और सभी अंदर आ गए। फिर आर्य और लवी ने कहा, मम्मा हमें आज बड़े दादू के रूम में सोना है। अंबिका, नहीं बेटा, दादू को प्रॉब्लम होगी आप दोनों के वहां सोने से। दादाजी, अंबिका बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है इन दोनों को अपने रूम में सुलाने में। उसके बाद अंबिका ने कुछ नहीं कहा। फिर आर्य और लवी सभी को गुड नाइट बोलकर और अदीप के गाल पर किस करके दादाजी के साथ सोने चले गए और बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले गए। सभी के जाने के बाद अंबिका शुभी के रूम की तरफ जाने लगी और जैसे ही उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि अदीप ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंबिका अदीप के ऐसे करते ही उसके सीने से जा टकराई। अंबिका जल्दी से अपने सेंस में आई और उसने अदीप की तरफ देखकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? अदीप, तुम कहाँ जा रही हो? अंबिका, मैं शुभी के रूम में सोने जा रही हूँ। अदीप, सायन आप भूल रही है कि आज ही हम दोनों की शादी हुई है और अब आप मिस अंबिका सिंह नहीं बल्कि एमआरएसएस अंबिका अदीप सिंघनिया है और आज से आप मेरे बेडरूम में मेरे साथ रहेंगी। अंबिक, सॉरी मिस्टर हस्बे, मैं आपके साथ आपके बेडरूम में सोने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सॉरी मिस्टर हस्बैंड, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपके बेडरूम में आपके साथ सोने में इंटरेस्टेड हूँ। और अदीप को खुद से दूर करके जाने लगी। अदीप ने उसे जाता देख कहा, क्या तुम भूल रही हो कि हमारे बीच क्या डिसाइड हुआ था? ये सुनकर अंबिका के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए और उसने पलट कर कहा, क्या वो तुम्हारे बच्चे नहीं है? अदीप ने अंबिका की बात को इग्नोर कर दिया। फिर उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा, तुम अपनी बात से पलट रही हो अंबिका? अदीप के पास आते हुए, आप यही चाहते हैं ना कि हम एक रात साथ गुजरे? ठीक है, मैं तैयार हूँ। यह बोलकर अंबिका ऊपर अदीप के रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल दी और उसकी बात सुनकर अदीप ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बिछ ली। फिर वो भी अंबिका के पीछे रूम में आ गया। उसे अपने पीछे आया देख अंबिका ठिठक गई और जैसे ही अदीप को कुछ कहने को हुई सीधा बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में शॉवर से पानी गिरने की आवाज आने लगी और अंबिका काउच पर बैठ गई। उसने गुस्से में कह तो दिया कि वो तैयार है, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं अदीप सच में मेरे साथ कुछ कर न दे। वो अपनी सोच में थी कि तभी बाथरूम का डोर खुला और अदीप बाथरूम से बाहर आ गया। डोर खुलने की आवाज से अंबिका ने उस तरफ देखा तो अदीप ने एक टॉवेल अपनी कमर पर लपेट रखा था और दूसरे से अपने बाल सुखा रहा था। अब अंबिका की नज़र अदीप के चेहरे से हटकर उसकी मस्कुलर चेस्ट पर से होती हुई उसके एप्स पर आकर रुक गई। यह देखकर अदीप ने धीरे से अपना गला साफ किया और अंबिका अपने सेंस में आई तो उसने अदीप की तरफ एक नज़र देखा जो उसे ही देख रहा था। यह देखकर अंबिका हड़बड़ा गई और जल्दी से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। फिर खुद से ही बड़बड़ा कर बोली, अंबिका तू पागल है? कैसे देख रही थी उसे? वो क्या सोचेगा तेरे बारे में? अंबिका को इस तरह देखकर अदीप मुस्कुराकर उसके पास जा काउच पर बैठ गया। जब अंबिका को किसी के पास होने का एहसास हुआ तो उसने पलट कर देखा तो अदीप को खुद के इतना पास देखकर घबरा गई और बड़ी मुश्किल से बोली, आप यहाँ? अदीप मुस्कुराकर, क्या हुआ? अंबिका हकलाते हुए कुनुकू CHCHNN ही। अदीप, तुम डर क्यों रही हो? ये सुनकर अंबिका ने खुद को ठीक करते हुए बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, कौन डर रहा है? अदीप उसके लिप्स देखते हुए, तुम? अंबिका, मैं किसी से नहीं डरती। अदीप तो शुरू करे। यह सुनकर अंबिका थोड़ा तेज आवाज में, क्या शुरू करोगे? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अदीप, वो क्या है न बीवी, तुम मुझे इतने प्यार से देख रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा दूर से देखने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ और तुम्हारा मुझे देखने का जितना मन करे उतना देख लो और अगर छूना भी चाहो तो वो भी कर सकती हो। ये सुनकर अंबिका ने काउच से उठते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे। अंबिका की ये बात सुनकर अदीप को भी गुस्सा आ गया और वो भी काउच से उठ गया। फिर अंबिका का चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे देखते हुए गुस्से से बोला, तुम क्या समझती हो कि मैं सिर्फ तुम्हें अपने बेड पर सुलाना चाहता हूँ? ऐसा नहीं है। और रही बात तुम्हें यहाँ बुलाने की, तो मैंने जो शर्त तुम्हारे सामने रखी थी वो तुमने अभी तक पूरी नहीं की है। अंबिका न समझी से अदीप को देखते हुए, तुम चाहते क्या हो? अदीप, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब तक वो प्रोजेक्ट
पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम सिंघनिया मेंशन में ही रहोगी अंबिका, और मैं ऐसा क्यों करूंगी अदीप? याद है अयान और मैंने एक डील साइन की थी और तुम उस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो, और अब मेरी वाइफ भी, और मेरी वाइफ मेरे साथ मेरे रूम में ही रहेगी अंबिका। मैं सिंघनिया मेंशन में रह सकती हूँ पर तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। अदीप ने एक डेविल स्माइल के साथ कबर्ड से कपड़े निकले और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में आ गया। फिर चेंज करके रूम से बाहर अंबिका को अपनी गोद में उठा लिया, फिर उसे बेड पर लिटा खुद उसके बगल में लेट उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। यह सब उसने इतनी जल्दी किया कि अंबिका को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो अपने हाथ पैर मारने लगी उससे छुटने के लिए, लेकिन अदीप ने उसे कस कर अपनी बाहों में लिया हुआ था और बेचारी पतली दुबली अंबिका जिसका उस 6 फुट के डेविल के सामने बस नहीं चल रहा था। तभी अदीप की आवाज अंबिका को सुनाई दी जो उसे कह रहा था कि ज्यादा हिलो डुलो मत, फिर कुछ हो जाएगा तो मुझे ब्लेम मत करना। यह सुनकर अंबिका बिना कोई मूव किए चुपचाप लेट गई और थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। उसके सोते ही अदीप ने अपनी आंखें खोली और अंबिका को देखने लगा। फिर उसने उसके सिर को प्यार से सहलाया और उसके फोरहेड पर, फिर उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और उसे फिर से अपनी बाहों में लेकर सो गया। आज उसे 6 साल बाद फिर वही सुकून मिला अंबिका को बाहों में लेकर और जल्दी ही उसे भी नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अंबिका की नींद रोज की ही तरह सुबह के 5 बजे खुल गई, जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह अब भी वैसे ही उसकी बाहों में थी जैसे वो उसे लेकर सोया था। अंबिका खुद को अदीप से छुड़ाने की कोशिश करने लगी जिससे अदीप की नींद खुल गई और उसने अंबिका को और अपनी बाहों में कस लिया। फिर अंबिका ने अदीप से प्यारी से आवाज में कहा, छोड़िए न, मुझे उठना है। अदीप ने एक आंख खोलकर अंबिका को देखा और फिर अपना मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो सुबह के 5:10 हो रहे थे। अदीप ने अंबिका को कहा, तुम इतनी सुबह क्यों उठ रही हो? उसने कहा, मुझे जाने दो, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे। अदीप ने उसे छोड़ दिया। फिर अंबिका ने उसे कहा कि मेरे कपड़े मल्होत्रा मेंशन में है, मैं आज अपने कपड़े लेने जाऊंगी और ऑफिस लेट आऊंगी। अदीप, एमआरएसएस, तुम्हें क्या मैं इतना गरीब लगता हूं कि तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता? एमआरएसएस, क्या मैं तुम्हें इतना गरीब लगता हूँ कि तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता? अंबिका, लेकिन मेरे पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अदीप ने कहा, तुम भी न एमआरएसएस कबर्ड खोल कर देखो। अंबिका ने कबर्ड खोला तो उसमें अदीप के कपड़े थे। अंबिका ने कहा, आप मुझे अपने कपड़े पहनाने वाले हो? अदीप, ये नहीं, वो दूसरा वाला। जब अंबिका ने दूसरा कबर्ड खोला तो उसमें अंबिका के लिए सभी तरह के ड्रेसेस थे जिसमें सलवार कमीज से लेकर शॉर्ट डेनिम भी थे। अंबिका ये देखकर हैरान हो गई। उसके मन में आया, अदीप ने ये सब कब किया, क्योंकि कल तो अदीप पूरा दिन अंबिका के साथ ही था। फिर उसने सोचा, क्या अदीप ने पहले ही उसके लिए शॉपिंग किया? उसने सुसेन से कहकर उसके लिए ये ड्रेस मंगवाई है। तभी अदीप ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए शॉपिंग करूं, मैंने सुसेन को बोला था और वही तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाई है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर अंबिका ने एक बार तिरछी नजरों से अदीप को घूर कर देखा, फिर कबर्ड से नाइटी निकालकर गुस्से से पैर पटकती हुई बाथरूम में चली गई और अदीप उसे देखकर मुस्कुरा दिया। फिर सोचने लगा कि किस तरह अदीप ने पूरा दिन मॉल में घूमकर शॉपिंग की और उसी के मॉल में उसे शॉपिंग करता देख सभी हैरान थे। जब अदीप अंबिका के लिए ड्रेस लेने गया तो उस शॉप की लड़कियां उसे हैरानी से देख रही थी और अदीप ने उस शॉप से सभी बेस्ट ड्रेस पैक करवा लिए। उस शॉप में जो ड्रेस आती थी वो सिर्फ एक ही आती थी, उसके जैसी दूसरी ड्रेस नहीं बनती थी। फिर अदीप ने लवी और आर्य के लिए भी ड्रेस लिए जिसमें उसका पूरा दिन निकल गया और उसके दोस्त उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। तभी बाथरूम का डोर ओपन हुआ और अंबिका नहाकर बाहर आई। जब अदीप ने उसे देखा तो वाइन कलर की नाइटी में अंबिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को टॉवेल में लपेटा हुआ था, कुछ तो टॉवेल से बाहर निकले हुए थे, उसके बाल लंबे थे तो पूरी तरह टॉवेल में नहीं आ रहे थे। अदीप उसे प्यार से देखने लगा। जब अंबिका ने अदीप को देखा तो उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली जिससे अंबिका को लगे कि वो सो रहा है, और हुआ भी वही। अब अंबिका ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर चेयर पर बैठ गई और धीरे धीरे टॉवेल से अपने बाल सुखाने लगी। अदीप अपनी एक आंख खोलकर अंबिका को देखने लगा। जब उसके बाल थोड़ा सूख गए तो उसने कबर्ड से अपने लिए एक लाइट पिच कलर की साड़ी निकली और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर में अंबिका साड़ी पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई और फिर से आकर चेयर
पर बैठ गई और अपने बालों में कोमिंग किया और कुछ देर बाद अंबिका चेयर से उठी और जैसे ही मुड़ी अदीप तो उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़र अंबिका के फॉरहेड से होती हुई उसके हाथों पर आकर रुक गई, जहां उसकी मांग में सुर्ख लाल सिंदूर, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, गले में डायमंड का मंगलसूत्र, नेट का हाई नेक ब्लाउज जो फुल स्लीव्स का था और हाथों में सुहाग चूड़ा, खुले हुए बाल जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था। अदीप तो जैसे अपनी पलकें झपकना ही भूल गया और उसका दिल कह रहा था कि वह अभी जाकर अंबिका को अपनी बाहों में भर ले। आज अंबिका का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। अंबिका रूम से बाहर गई और दरवाजा बंद हुआ, जिसकी आवाज से अदीप अपने सेस में आया। फिर उसने मुस्कुराकर एक लंबी सांस ली, फिर उठकर बाथरूम में चला गया। अंबिका रूम से बाहर आ सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसे याद आया कि उसे दादाजी का रूम तो पता ही नहीं है। फिर उसने एक सर्वेंट को पूछा तो उसने बता दिया और अंबिका उस तरफ चल दी। और जब वो दादाजी के रूम में जा रही थी तो उसे दादाजी के रूम से पहले मंदिर दिखा। जब अंबिका ने मंदिर देखा तो उसने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रख लिया और मंदिर में चली। फिर उसने वहां रखी थाली देखी जिसमें कुछ ताजे फूल रखे थे। उसे लगा किसी सर्वेंट ने रखे होंगे। फिर उसने वहां रखा दीपक जलाया और उसे थाली में रख लिए। तभी उसे पीछे से किसी ने कहा, आज बहुत सालों बाद इस घर की बहू मंदिर में पूजा करेगी। जब अंबिका ने पीछे देखा तो वहां रविश दादाजी खड़े थे और उनके साथ एक लेडी भी थी। उनकी उम्र यही कोई 45 की होगी और उन्होंने आरती की थाली में चंदन और कुमकुम दोनों ही रख दिया। फिर अंबिका ने भजन गाना शुरू किया। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना, आ दो तान। जैसे ही भजन शुरू हुआ उसकी आवाज घर में सभी को सुनाई दी और घर के सभी सर्वेंट वहां आकर मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जब भजन की आवाज दादाजी को सुनाई दी तो वो लवी और आर्य को लेकर वहां आ गए। तो दिव्या और शुभी कहाँ पीछे रहती, वो भी आ गई। इसी तरह अमन, शिवेन, राज और कार्तिक भी आ गए। अब बस अदीप ही बचा था और अंबिका इन सब से बेखबर भजन गाने में मग्न थी। ओ कन्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। ओ कन्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जैसे ही भजन खत्म हुआ और अंबिका ने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और पीछे पलट गई रविश दादाजी और उन आंटी को आरती देने के लिए, पर उसने सोचा नहीं था कि घर के सभी मेंबर वहां होंगे। अंबिका तो यही सोच रही थी कि उसकी वजह से सबकी नींद खराब हो गई। जब रविश दादाजी ने आरती ली तो अंबिका ने जल्दी से झुककर उनके और आंटी के पैर छू लिए और उन्होंने उसे हमेशा खुश रहने का और आंटी ने सदा सुहागन का आशीर्वाद उसे दिया। फिर आंटी ने कहा, लाओ बेटा, मैं सबको आरती देती हूँ, और उन्होंने अंबिका से आरती की थाली ले ली। अब अंबिका ने आगे आकर दादाजी के पैर छुए तो उन्होंने भी उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। और जब अंबिका खड़ी हुई तो आर्य ने कहा, क्या मम्मा, आपने मेरे और लवी के तो पैर ही नहीं छुए। ये सुनकर सभी हंस दिए और राज ने उसे गोद में उठाकर कहा, और आप भाभी को उसके बदले में क्या दोगे? आर्य, मैं मम्मा को आशीर्वाद दूंगा कि वो हमें पास्ता पिज्जा खाने दे। राज, अरे ये तो आपके फायदे की बात हुई, इसमें मम्मा का क्या फायदा? आर्य, अरे बच्चे खुश रहेंगे तभी तो मम्मा भी खुश रहेंगी। कार्तिक, बात कुछ जमी नहीं। आर्य, अरे बुद्धू चाचू, आप ने नहीं सुना क्या? बच्चों की खुशी में ही तो मोम डेड की खुशी होती है। उसकी बात सुनकर सभी जोर से हंस दिए और आंटी ने आरती की थाली अंबिका को ला कर दे दी। फिर सभी सर्वेंट अपने अपने काम में लग गए और दोनों दादाजी बच्चों को लेकर हॉल में चले गए। दिव्या और शुभी भी अपने रूम में आ गई चेंज करने और अंबिका जैसे ही थाली रखने को हुई तभी आवाज आई, मुझे आरती नहीं दोगी? अंबिका ने पलट कर देखा तो अदीप था। अंबिका ने थाली उठाकर अदीप के सामने कर दी तो उसने दीपक के ऊपर हाथ घुमाकर अंबिका के सिर के ऊपर फेर दिया। जब अंबिका को समझ आया कि अदीप ने क्या किया तो वो उसे हैरानी से देखने लगी, जिससे अदीप मुस्कुरा दिया और अंबिका ने उसे पूछ लिया, आपने अपने सिर की वजह मेरे सिर पर क्यों किया? तो अदीप ने सिंपल सा जवाब दिया, मेरी सांसें तुमसे है, मेरी जिंदगी तुमसे है, तुम ही हर धड़कन, जिस्म के हर कतरे में, तुम जहां भी मैं देखूं जर्रे जर्रे मैं तुम। ये सुनकर अंबिका की आंखें नम हो गई और अदीप ने अंबिका को अपने फॉरहेड की तरफ इशारा किया। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने न समझी में पूछा, क्या अदीप अब टिका लगा दो? अंबिका ने जल्दी से उसे कुमकुम से तिलक लगाया और अदीप ने आरती की थाली से थोड़ा सा कुमकुम लेकर अंबिका के फॉरहेड पर लगा दिया, फिर वहां से चला गया। अंबिका तो उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। वो कभी उस तरफ देखती जहां से अदीप अभी गया था और कभी अपने हाथ को। अंबिका हैरानी से अपने हाथ को ही देख रही थी जिसमें कुकुम लगा था, जिसे अभी अदीप ने उसकी मांग में भरा था। ये देख और अदीप की बातों को सोचकर अनजाने में ही अंबिका के फेस पर स्माइल आ गई और वो भी मंदिर से बाहर आ गई। जब अदीप हॉल में आया तो उसे दोनों
दादाजी हॉल में ही बैठे मिले बच्चे भी वही खेल रहे थे जो अदीप को वहां देखकर जल्दी से उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट उसे गुड मॉर्निंग डैड कहा। अदीप हॉल में रखी एक सिंगल काउच चेयर पर बैठ गया और दोनों को अपने दोनों पैरों पर बिठाकर गुड मॉर्निंग कहा। फिर दोनों ने उसे गाल पर किस कर कहा, डैड आज आप हमारे साथ ही खेलेंगे न। इससे पहले अदीप कुछ कहता कि अंबिका ने कहा, क्यों आज आप दोनों को स्कूल नहीं जाना? आर्य, ओहो मम्मा हम रोज ही तो जाते हैं, आज नहीं जाएंगे तो कौन सा स्कूल बंद हो जाएगा? आर्य की बात सुनकर शिवेन जो अपने रूम से चेंज कर बाहर आ रहा था उसके साथ घर के सभी लोगों को हंसी आ गई और अंबिका बस दोनों को घूर रही थी। ये देखकर लवी धीरे से, डैड आप कुछ बोलिए ना, देखो मोम हमें गुस्सा कर रही है। अदीप, अरे तुम दोनों अपने साथ मुझे भी पिटवाओगे? तो लवी और आर्य अदीप को हैरानी से देखते हुए, अदीप तुम दोनों मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? आर्य, कोई अपनी ही वेव से इतना कैसे डर सकता है? चलो लवी और अदीप की गोद से उतर कर अंबिका के पास आकर कहा, मम्मा हमें जल्दी से नाश्ता दे दो, नहीं तो हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। अंबिका ने ठीक है कहा, फिर खुद किचन की तरफ चल दी। अंबिका के जाते ही लवी, भैयू आप स्कूल जाओगे? लेकिन आर्य अदीप को घूरते हुए, रहने दो लवी, हमने गलत जगह उम्मीद लगाई। उसकी बात सुनकर अदीप को समझ नहीं आया कि वो अपने दोनों डेविल्स से क्या कहे और उनकी इस प्यारी से हरकत पर सभी हंस दिया, जिसमें दिव्या, अमन, राज, कार्तिक और दोनों दादाजी थे। अंबिका जब किचन में गई तो वहां उसे वो सुबह वाली आंटी मिले जो कुक को कुछ समझा रही थी। जब उन्होंने अंबिका को वहां देखा तो उससे पूछ लिया, कुछ चाहिए था बेटा? अंबिका ने कहा, आंटी वो। तभी उन्होंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, पहले तो मेरा नाम कालिंदी है और मैं रविश जी की बेटी हूँ, तो तुम मुझे आंटी बुला सकती हो और कुछ भी कहना या पूछना हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। अंबिका ने हाँ कहा, फिर कुक को कुछ कहा। तभी आंटी ने उसे बोला कि बेटा क्या आपको पता है आज आपकी पहली रसोई है? तो अंबिका ने कहा, आप मुझे बता दे आंटी कि मुझे क्या करना है। आंटी ने कहा, तुम यही रुको मैं अभी आती हूँ। उसने हाँ कहा और आंटी किचन से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में आंटी वापस आई और उनके हाथों में मंदिर वाली पूजा की थाली थी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें इस गैस स्टोव को तिलक करना है। अंबिका ने वैसा ही किया, फिर उस पर थोड़े चावल रखे, उसके बाद थोड़ा मीठा। सब हो जाने के बाद अग्निदेव को उसने हाथ जोड़े और उसके बाद आंटी ने उसे कुछ मीठा बनाने को कहा तो अंबिका ने ठीक है कह कर अपने काम में लग गई। उसने एक सर्वेंट से काजू पूछा तो उसने निकाल कर दे दिया और अंबिका ने काजू कतली बनानी शुरू की। तब तक ब्रेकफास्ट भी बन गया था और सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया और अंबिका ने काजू कतली लेकर आंटी से पहले मंदिर में भोग लगा दिया। फिर उसे सर्वेंट को उसे बाद में लाने को कहा और खुद बाहर आ गई तो उसने देखा कि वहां शुभी नहीं है। उसने एक सर्वेंट से शुभी को बुलाने भेज दिया और अदीप के सभी दोस्त उसे देखने लगे। अंबिका चेयर पर बैठ गई। कुछ ही देर में शुभी आ गई। जब सभी ने उसे देखा तो शर्म से उसकी नजरें नीची थी और वो थोड़ा घबराए लग रही थी। अंबिका ने उसे अपने सामने बैठने को कहा तो उसने एक नजर अदीप को देखा जो उसे ही देख रहा था। शुभी यह देखकर और ज्यादा घबरा गई। फिर अमन और दिव्या के बीच में आकर बैठ गई और उसने फिर से हिम्मत करके अपना सिर ऊपर उठाया और अपने काम पकड़कर अदीप से इशारे में सॉरी कहा। अदीप ने अपनी नजरें फेर ली और शुभी उदास हो गई। सर्वेंट सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे और अंबिका ने एक सर्वेंट से कहा, ये वाला बाउल मुझे दो। अंबिका ने बाउल लेकर आर्य और लवी को आंखें बंद करने को कहा। उन्होंने जल्दी से आंखें बंद कर ली और अंबिका ने उनकी प्लेट में नाश्ता सर्व किया। फिर उन्हें आंखें खोलने को कहा। जब आर्य और लवी ने अपनी प्लेट्स देखी तो खुशी से चिल्लाए, वाह वाइट एसओएस पास्ता। तभी अदीप ने भी कहा, मुझे भी खाना है पास्ता। तो आर्य ने उसे घूर कर देखा और कहा, ये पास्ता मम्मा ने हमारे लिए बनाया। तभी अंबिका आर्य को चूप करते हुए बोली, आर्य ये क्या तरीका है डैड से बात करने का? फिर अंबिका अपनी चेयर से उठी और अदीप की प्लेट में पास्ता सर्व किया। सभी ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू किया और उधर सभी उन दो डेविल्स को देख रहे थे जहां अदीप खाते हुए आर्य की नकल करने लगा। आर्य ने कहा, यम्मी। तो अदीप ने भी उसे दोहराया और आर्य ने उसे एक लुक दिया, लेकिन अदीप अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। आर्य, मम्मा इज सो डिलिशियस। अदीप, रियली इज सो डिलिशियस। आर्य फिर से अदीप को देखने लगा और सभी दोनों की ये नोक झोंक एंजॉय कर रहे थे। दादाजी, रविश दादाजी और कालिंदी जी अदीप को देख रहे थे। दादाजी सोचने लगे, जब से अदीप उनसे मिला था तब से आज उन्होंने अदीप को इस तरह देखा है। वो कितना खुश था अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार को ऐसे देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। तभी रविश जी ने उन्हें हिलाया और वो अपनी सोच से बाहर आए। आर्य, खाना चुपचाप खाते हैं। अदीप, मैं तो खाने की तारीफ कर रहा था। आर्य खींच कर, मैं अब कुछ बोलूंगा ही नहीं। फिर उसने अपना नाश्ता खत्म कर अंबिका को देखकर कहा, मम्मा और
मिलेगा अधीप। मुझे भी। अब आर्य ने इरिटेट होकर कहा, डैड आप मेरी नकल क्यों कर रहे हैं? अधीप, मैं कहाँ आपकी नकल कर रहा हूँ, बस आप मुझे पहले बोल रहे हो। अंबिका ने तीनों को और थोड़ा पास्ता दिया। जब सबका खाना हो गया तो कालिंदी जी ने सर्वेंट को काजू कतली लाने को बोल दिया। सर्वेंट ने काजू कतली लाकर टेबल पर रख दी। फिर अंबिका से दादाजी को काजू कतली देने को कहा। अंबिका ने दादाजी को काजू कतली दी। फिर सभी को। आर्य लवी से, वाह आज मम्मा कितने सरप्राइज देंगे हमें। दिव्या, अब इसमें क्या सरप्राइज है? लवी, अरे आंटी काजू कतली मेरी और भीयू की फेवरेट है। अधीप, मेरी भी। इस बार आर्य ने अधीप को इग्नोर किया और चुपचाप अपनी काजू कतली फिनिश करने लगा। दादाजी काजू कतली खाकर, ये बहुत अच्छी बनी है। कालिंदी आंटी, अंकल जी काजू कतली अंबिका ने बनाई है, आज उसकी पहली रसोई थी न। तो दादाजी ने अंबिका से कहा, बेटा काजू कतली वाकई बहुत अच्छी बनी थी। और अधीप की तरफ देखकर कहा, अधीप जी, दादाजी बेटा जब तुम्हारा नाश्ता हो जाए तो अंबिका के साथ मेरे रूम में आओ। अधीप, ठीक है। ये बोल दादाजी चले गए और उनके साथ ही आर्य और लवी भी चले गए। नाश्ता कर अधीप अंबिका के साथ दादाजी के रूम की तरफ चल दिया। अंबिका उसे पूछने लगी, क्या बात हो सकती है और दादाजी ने हमें अपने रूम में क्यों बुलाया है? अधीप इरिटेट होकर, मुझे क्या पता चल रहा है, न अभी पता चल जाएगा। अंबिका ने अपना मुंह बनाया और दोनों दादाजी के रूम के बाहर आ गए। अधीप ने डोर नॉक किया। लवी आ जाइए। दोनों अंदर गए तो दादाजी ने अंबिका को देखकर कहा, अंबिका बेटा, हमारे घर का नियम है कि जब घर में नई बहू आती है तो उसके लिए एक पूजा रखी जाती है और कल मैंने पंडित जी को बुलाया है, तुम दोनों को उस पूजा मैं बैठना है। फिर उन्होंने अंबिका को एक बॉक्स देते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली रसोई का गिफ्ट। अंबिका, लेकिन दादाजी इसकी क्या जरूरत थी? दादाजी, ये नेकलेस अधीप की दादी का है और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा उनका और कोई आशीर्वाद तुम्हारे लिए होगा। अंबिका ने वो नेकलेस ले लिया और दादाजी के पैर छुए। फिर दोनों दादाजी के रूम से बाहर आ गए और अंबिका अपने रूम में ऊपर चली गई और अधीप हॉल में आ गया। तभी शुभी अधीप के सामने आकर, सॉरी जीजू, मुझसे गलती हो गई, अब आगे ऐसा नहीं होगा। अधीप थोड़ा गुस्से से, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? अधीप के इस तरह बोलने से शुभी की आंखों में आंसू आ गए। अधीप, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी बातों से शुभी गिल्ट की वजह से रोने लगी और अपने रूम में जाने की जगह मेन दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसके मुड़ते ही अमन ने कहा, अब बस भी कर यार, देख वो रो रही है। यह सुनकर शुभी ने अमन को देखा तो वो हंस रहा था और उसके साथ राज, शिवेन, कार्तिक भी। अब शुभी ने अधीप को देखा और वो भी मुस्कुरा रहा था। ये देख शुभी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अधीप की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो? कार्तिक भाई तुम्हारी खींची कर रहे थे। शुभी, तो क्या आप मुझसे नाराज नहीं है? अधीप, अब नहीं हुआ, पहले था, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो मुझे पता चला कि उस दिन तुम्हारी कार के पीछे 2 कार और थी जो तुम्हारा पीछा कर रही थी। लेकिन जब तक वो दोनों कार तुम तक पहुंचकर बच्चों को ले जाती तब तक उन दोनों कार को पीछे से आ रही 5 बाइक ने आगे आकर उन्हें निकालने का रास्ता नहीं दिया और बच्चों को सेफली तुम्हारे किडनैपर ले गए। और तुम ही बताओ, जिस काम में मुझे नुकसान की जगह फायदा हुआ मैं उसकी सजा दूं तुम्हें? शुभी, सॉरी जीजू। अधीप, अब किस लिए? शुभी, माना बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैंने गलती की है। अधीप, हाँ वो तो की है और आगे से कभी नहीं करना। ओके, शुभी ने हाँ कहा और अधीप ने उसे उसके रूम में जाने को कहा। आहूजा मेंशन, जब रियांश की नींद खुली तो सुबह के 7 बजे थे। रियांश ने अपने राइट साइड देखा जहां महिरा किसी बच्चे की तरह सुकून से सोई थी और उसे ऐसे सोता देखकर रियांश मुस्कुरा दिया। फिर महिरा के फॉरहेड पर एक सॉफ्ट किस करके खुद बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाथरूम से निकल रियांश तैयार हो नीचे आ गया। हॉल में सामने ही दादी उसे काउच पर बैठी दिखी। रियांश ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और दादी ने भी उसे विश किया। तभी दादी, रियांश, कल मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि महिरा तुम्हारे साथ थी, लेकिन अब मुझे सब बताओ जो भी सिंघनिया मेंशन में हुआ। रियांश, दादी यहाँ नहीं, स्टडी रूम में चलते हैं। दादी, ठीक है। रियांश दादी को लेकर स्टडी रूम में आ गया। दादी, अब बोलो। रियांश ने दादी को कल जो भी सिंघनिया मेंशन में हुआ सब बता दिया। दादी, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। रियांश, दादी चाहे जो हो जाए पर जो अधीप ने मेरे साथ किया मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बोलते हुए रियांश की आंखों में दर्द, नमी और अधीप के लिए नफरत साफ दिख रही थी। दादी ने उसका सिर सहलाया और उसे कहा, चलो उस गजेंद्र सिंघनिया को थोड़ा शौक देते हैं। रियांश, मैं कुछ समझा नहीं। दादी, वैदेही जी, अब वक्त आ गया है उसके सामने आने का।
रियांश पर आप ऐसे उनके सामने जाओगे? दादी अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है न रियांश? हाँ तो दादी, तो चलो तुम्हारी बर्थडे पार्टी रखे और तुम्हारी दोस्त अंबिका को पार्टी का इनविटेशन दो विद फैमिली। रियांश आप करना क्या चाहती है? दादी गजेंद्र सिंघनिया से मिलना। रियांश ओके दादी, अब चला नाश्ता करते हैं। महिरा भी आ गई होगी? रियांश हाँ, और दोनों स्टडी रूम से बाहर आ गए। जब दोनों हॉल में आए तो महिरा उन्हें काउच पर बैठी मिली। महिरा ने दोनों को गुड मॉर्निंग कहा, दोनों ने महिरा को विश किया और तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। सर्वेंट ने तीनों को नाश्ता सर्व किया और तीनों चुप होकर नाश्ता करने लगे। सबका नाश्ता होने के बाद दादी महिरा बेटा, महिरा जी दादी बेटा तुम्हें तो पता है न नेक्स्ट मंथ रियांश का बर्थडे है और उसके बर्थडे में सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। महिरा जी दादी मुझे याद है दादी, तो तुम अपने मोम डैड को बोल देना।